नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस लेक्चर सीरीज़ के आज के इस लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर फंक्शंस ऑफ द स्टेट सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो उदारवादी हैं वो कैसे नकारात्मक और सकारात्मक उदारवादियों में बटे हुए हैं और उनमें कैसे जो नकारात्मक उदारवादी हैं वो स्टेट के पुलिस कार्यों का समर्थन करते हैं, जबकि सकारात्मक उदारवादी राज्य के न केवल पुलिस कार्यों का बल्कि साथ में उसके कल्याणकारी कार्यों का भी समर्थन करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो मार्क्सवादी हैं उनका राज्य के कार्यों के बारे में क्या विचार है या वो राज्य को कौन कौन से कार्य सौंपते हैं। मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि मार्क्सिस्ट पहले ये मानते हैं कि राज्य का जन्म वर्ग संघर्ष का परिणाम है, यानी ये मानते हैं कि राज्य में हमेशा से दो वर्ग रहे हैं जिनके आपसी हितों में हमेशा टकराव रहा है और स्टेट इसी क्लास स्ट्रगल का परिणाम है। ऐसे में ये केवल शासक वर्ग के हितों की रक्षा करता है। तो ऐसी सोच रखने के कारण जो सोशलिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट हैं, वो बेसिकली स्टेट को दो प्रकार के स्टेट में डिवाइड करते हैं। एक जो कैपिटलिस्ट स्टेट है और दूसरे वो जो लाना चाहते हैं जो सोशलिस्ट स्टेट है, यानी एक पूंजीपति राज्य और दूसरा समाजवादी राज्य। तो आइए दोनों के फंक्शन देखते हैं। तो कैपिटलिस्ट स्टेट के फंक्शन मार्क्सवाद मानता है। सबसे पहले इसके फंक्शन होते हैं रिप्रेसिव यानी दमनकारी कार्य, यानी इसमें जो राज्य कैपिटलिस्ट स्टेट है वो जो कार्य करता है वो कार्य करता है हैव नोट्स को दबाने का, श्रमिकों का शोषण करने का। दूसरा इसके इकोनॉमिक कार्य हैं। तीसरा ये वेलफेयर फंक्शन करता है। इसके अलावा कैपिटलिस्ट स्टेट जो है वो आइडियोलॉजिकल फंक्शंस करता है और कुछ इंटरनेशनल फंक्शंस भी, यानी दूसरे राज्यों से संबंध रखने का काम भी करता है। लेकिन जहाँ तक सोशलिस्ट स्टेट की बात है तो इसके फंक्शंस के बारे में मार्क्सवादियों का कहना है कि ये सर्वहारा के अधिनायकवाद को एस्टेब्लिश करेगा। दूसरा इसका काम है कि ये समाज में वर्गों को समाप्त कर देगा, इट विल एबॉलिश द क्लासेस। और इसके अलावा ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखेगा। इसके अलावा समाज में न्याय व्यवस्था की स्थापना करेगा, उसके इकोनॉमिक फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, उसके कल्चरल और एजुकेशनल फंक्शंस को करेगा। इसके अलावा ये सोशलिस्ट समाज जो है वो सोशल इक्वलिटी लाने की कोशिश करेगा, मास मीडिया का काम करेगा। इसके अलावा मजदूरों के या सर्वहारा के भलाई के लिए काम करेगा। ये इंटरनेशनल फंक्शंस करेगा, लेकिन ये दूसरे राज्यों से संबंध स्थापित ना करके बल्कि दूसरे राज्यों में समाजवाद लाने में हेल्प करेगा, यानी पूरे वर्ल्ड में समाजवाद का सपना देखता है। इसके अलावा ये स्टेट को समाप्त करने के लिए भी काम करेगा, यानी कुछ ऐसी कंडीशंस बनाएगा ताकि स्टेट का अंत हो जाए। एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन अगर हम इसका करें तो इसके आलोचनात्मक मूल्यांकन से हम जान पाएंगे कि स्टेट कोई बैड इंस्टीट्यूशन नहीं है। आज अगर आप देखेंगे तो आपके सामने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इसीलिए आई है क्योंकि राज्य जो है वो किसी एक वर्ग के हितों को बढ़ावा ना दे करके समाज में सभी वर्गों के हितों का ख्याल रखता है, इसलिए आप राज्य को एक बुरा इंस्टीट्यूशन ना माने। दूसरा इसकी आलोचना की जाती है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को बुरा मानता है, क्योंकि मार्क्सवाद का कहना है कि राज्य की उत्पत्ति प्राइवेट प्रॉपर्टी के कारण हुई और प्राइवेट प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए ही ये अस्तित्व में है और इसीलिए जो शासक वर्ग है वो शोषित करता है, जिनके ऊपर शासन किया जाता है, जिनके हाथों में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण नहीं है उनका। लेकिन दोस्तों, प्राइवेट प्रॉपर्टी हमेशा खराब नहीं होती, क्योंकि जो मनुष्य है अगर उसके पास निजी संपत्ति नहीं होगी तो शायद उसका एक तरीके का मोटिवेशन भी समाप्त हो जाएगा और वो काम किस लिए करेगा जबकि सार्वजनिक संपत्ति हमेशा इस्तेमाल करने के लिए
प्राप्त रहेगी जब तक वो खुद को दूसरों से अलग करके नहीं देख पाएगा। इसके अलावा मार्क्सिस्ट जो हैं उन्होंने क्रांति के साधन सुझाए हैं। उन्होंने कहा है कि पूंजीपति राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए जो बुजुर्गवा राज्य को अगर ख़त्म करना है तो उसके लिए क्रांति करनी होगी। दोस्तों, कई बार जो व्यवस्था है उसे पलटने के लिए आपको हर बार क्रांति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आप इसे बैठकर बातचीत के द्वारा या समय के साथ धीरे धीरे उसमें परिवर्तन लाकर समाप्त कर सकते हैं और या लोगों का भला कर सकते हैं। इसके अलावा ये डिक्टेटरशिप की बात करता है, क्योंकि ये सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की बात करता है, और अधिनायकवाद चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो हमेशा खराब ही होता है। इसके अलावा ये कैपिटलिस्ट स्टेट का कंट्रीब्यूशन को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और उसमें केवल बुराइयां ढूंढता है, उसका केवल खराब पक्ष देखता है, जो कि सही दृष्टिकोण नहीं है। माना कि कैपिटलिस्ट स्टेट की कुछ बुराइयां थी, लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयां भी तो थी। उसने व्यक्ति को फ्री भी तो छोड़ा, उसने व्यक्ति की इंटेलिजेंस के ऊपर भरोसा भी तो किया, उसने ओपन इकोनॉमी के द्वारा लोगों को कई प्रकार के ऑप्शंस भी प्रोवाइड किए। तो कैपिटलिस्ट स्टेट के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी देखा जाना चाहिए। इसके अलावा आप देखते हैं कि मार्क्सवाद का मानना है कि पूंजीवादी स्टेट में मजदूरों का शोषण होता है और वो बुरी से बुरी स्थिति में जाते रहते हैं, जबकि ये सही नहीं है। आज आप किसी भी कैपिटलिस्ट स्टेट को उठाकर देख लें, आप पाएंगे कि कैपिटलिस्ट स्टेट ने अपने वर्कर्स की कंडीशन को सुधारने के लिए काफ़ी काम किया है। चाहे वो उनके काम के घंटे निश्चित करने को लेकर हो, चाहे वो उनको एक मिनिमम वेज प्रोवाइड कराने को लेकर हो, चाहे वो उनके हॉलिडे से संबंधित प्रोग्राम हो, राज्य जो है उसे कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। इसके अलावा ये दूसरी क्लास के हितों को इग्नोर करता है, यानी जो मार्क्सवाद है वो केवल पूंजीपति वर्गों के हितों की रक्षा मानता है कैपिटलिस्ट स्टेट के द्वारा, और जब ये खुद समाजवादी स्टेट की स्थापना की बात करता है तो कहता है कि केवल श्रमिक वर्ग के हितों को ही प्रोटेक्शन देगा। तो दोस्तों, ये तो फिर वही बात हो गई कि पूंजीपति स्टेट केवल पूंजीपति को प्रोटेक्ट करेगा और समाजवादी स्टेट केवल श्रमिक वर्ग को प्रोटेक्ट करेगा, यानी इसमें भी वो जो सबके इंटरेस्ट को एक साथ लेकर चलने की बात थी वो नहीं पाई जाती। तो इस आधार पर भी मार्क्सवादी दृष्टिकोण की आलोचना की जाती है। इसके अलावा मार्क्सवाद ने जो क्लासलेस सोसाइटी का सपना देखा वो भी संभव होता नजर नहीं आ रहा, वो भी इम्पॉसिबल सा लगता है, इमेजिनरी सा लगता है, क्योंकि आज तक जिन भी देशों में साम्यवादी क्रांति हुई वहाँ कहीं भी आपको क्लासलेस सोसाइटी के लक्षण नजर नहीं आते। इसके अलावा हमने देखा कि मार्क्सवादी क्रांति जहाँ भी हुई है वहाँ एक नई एलिट क्लास का जन्म हो गया है, एक नए वर्ग का जन्म हुआ है, यानी कि वहाँ पर लोगों की सत्ता समाप्त होने के बजाय, सभी लोगों में समानता आने की बजाय जो साम्यवादी वर्ग है उसने खुद पूंजीपति वर्ग का स्थान ले लिया है। तो एक तरीके से साम्यवादी वर्ग खुद पॉलिटिकल एलिट बनकर उभरा है। इसके अलावा मार्क्सवाद जो है उसमें इंडिविजुअल की फ्रीडम के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि उसे एक सोसाइटी के हिस्से के तौर पर ही देखा जाता है और उसे समाज का हिस्सा होने के नाते कुछ सुविधाएं दी जाती है, ना कि व्यक्ति होने के नाते, जिससे व्यक्ति का जो खुद का नेचर है, उसकी जो व्यक्तिगत भावनाएं हैं वो दबा दी जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो मार्क्सवाद है वो दो प्रकार के राज्य की बात करता है। एक राज्य पूंजीवादी राज्य के कार्य को दमनकारी मानता है, जबकि दूसरे राज्य की वो साम्यवादी राज्य की बात करता है, और साम्यवादी राज्य में वो पूंजीपति राज्यों को राज्य के लक्षणों को खत्म करके उसमें समानता लाने की बात करता है, उसमें वर्गों को मिटाने की बात करता है। तो इस प्रकार से जो मार्क्सवादी हैं वो राज्य को इस प्रकार के कार्य सौंपने को तैयार है।